एक्टर्स के लिए मुझे बुरा लगता है क्योंकि हमने आइकॉन्स बनाए। आज आप देखेंगे पार्वती हो, तुलसी हो, प्रेरणा हो, जो रास्ते में लोग चलते हुए पहचान लेते थे, और आजकल अनफॉर्चुनेटली हमारे एक्टर्स चलते हैं, उनको पता ही नहीं कि वो मेन लीड्स है किसी शो के। हमने भी एक शो करा था इनफैक्ट 2004-5 में, जो अनुपमा ही था। इनफैक्ट वी वर द फर्स्ट वंस टू मेक एन अनुपमा। तो हमने कभी ऐसा ईगो रखा नहीं है। मैं एकता को उस चीज़ का क्रेडिट दूँ कि वो पर्सनल और प्रोफेशनल को बहुत अलग रखती है। अगर हम लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं, मतलब मैं कसौटी में कई बार एक्टर्स को 4-4 दिन बाद घर भेजती थी, वहीं पे उन लोग ब्रश करते थे, वहीं पे नहाते थे। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, अच्छे हैं। इतने सारे शोज़, इतने सारे टीवी पे कंटेंट आप दे चुके हैं। क्या फील करती हैं जब आप खुद की आप फ़िल्मोग्राफी देखती हैं, खुद की आप इतने सारे लिस्ट देखती हैं कि भाई 1995 से लेके हम 5 से लेके इवन अब तक के अगर मैं सफ़र की अगर बात कहूँ तो इस जर्नी को कैसे डिस्क्राइब करेंगी आप? एक्चुअली मैं ग्रेटफुल हूँ ऑफ कोर्स गॉड को कि मुझे इतना चांस दिया कि मैं इतना कंटेंट बना सकी, और आज मैं उस काबिल हूँ कि मेरा एक IMDb और एक फिल्मोग्राफी है। तो उसके लिए तो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल। बट ऑब्वियसली थोड़ा सा मैंने 2000 में शुरू किया था एकता के साथ। उस टाइम पे ऑलरेडी हम 5 कंटिन्यू हो रहा था, और मतलब ये कहेंगे कि लक बाय चांस कि मैं कैसे एकता के उधर पहुंच गई, और 15 साल रुकने की वजह से आज मैंने ऑलमोस्ट 100 शोज़ कर लिए हैं टेलीविज़न पे। तो प्राउड तो फील करेंगे ही। एंड जैसे कि कहते हैं ना कि मैंस वर्ल्ड जो था उसमें कैसे विमेन ने कॉन्कर किया। और मेरे लिए हमेशा मेरी मेंटोर एकता रही है, क्योंकि वो खुद इतने यंग एज में जब शुरू करी, और उसके फुटस्टेप्स पे चलते रहना ना, वही मेरा एक मेन एम था। एंड थैंक्स टू माई सेल्फ एंड थैंक्स टू एकता कि आज मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। कितना मुश्किल रहा उस वक्त में अपनी जगह बनाना, मतलब खुद को फील करवाना और लोगों को बताना यार कि मैं भी कुछ हूँ और मेरे अंदर भी कुछ बात है? देखिए, मैं तो नॉन फिक्शन से आई थी। मैंने चैनल वी में करा था म्यूज़िक, और जब मुझे किसी ने बोला कि जितेंद्र की डॉटर कुछ कर रही है, तो उस टाइम पे तो मीडिया भी नहीं था। मेरे को तो पता ही नहीं था जितेंद्र जी की डॉटर और बेटे भी हैं। तो शक्ल नहीं देखी, कुछ नहीं करा। मैं बिल्डिंग मेंटर का, मैंने कहा कौन है कौन है, आप मानोगे नहीं, 1 महीने तक मुझे पता ही नहीं था एकता कौन है, क्योंकि वो आ रही जा रही मुझे पता ही नहीं चल रहा। मैं बिल्कुल असिस्टेंट लेवल पे आ गई थी। मैं चैनल वी में प्रोड्यूसर थी, पर जब मैं फिक्शन में आई मेरे को कुछ पता नहीं था। तो मैंने कहा चलो मैं नीचे से स्टार्ट करती हूँ, लाइक एन एसोसिएट। तो 1-1.5 महीना तो मैंने एकता को देखा नहीं था बिल्डिंग में कि है कौन और किससे इतना लोग डर रहे हैं। तो बट जैसा कि मैंने कहा कि मेरा एक पैशन था कि मैं जहाँ पे भी जाऊँ ना मैं लीड करूँ। मतलब मेरा बचपन से, मेरे को याद है जब मैं स्कूल में भी हम लोग स्क्रैप बुक लिखते थे, तो मेरे को कोई बोलता था कि क्या बनोगे, मैंने कहा अगर मैं स्वीपर भी बनूंगी ना अमेरिका में तो टॉप की बनूंगी। ये मेरा एक वो होता था। तो मेरा यही था कि मैं कहीं भी किसी भी स्पेसिफिक जॉब में जाऊँ तो वहाँ आई शुड एक्सेल, बिकॉज 10 चीज़ें नहीं करनी, एक में एक्सेल करना है। तो मतलब मेरे लिए एक्चुअली बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरे को स्टोरी टेलिंग नहीं पता, मुझे मूवीज़ नहीं पता। जब मैं मीटिंग बैठ रही, एकता लोग बोल रहे कि ये मूवी का वो कॉपी, वो मैंने कहा ये कैसे देखूँ, कहाँ देखूँ, क्योंकि देखा ही नहीं था। कभी था ही नहीं कि मैं मीडिया में आऊँगी। मैं तो पढ़ाई के लिए कर रही थी। हमारे फैमिली में काफ़ी एजुकेशन को मायने दिया जाता था। मेरे फादर काफ़ी वो थे कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो जब मीडिया में आई तो कुछ पता ही नहीं। तो बट आई कवर्ड इट एट वेरी फास्ट, कि मैं कंपटीशन बहुत जल्दी देख लेती थी कि अच्छा अगर ये करना है 8 बजे, तो 8 बजे का मेरे को सारा पता था क्या हो रहा है टेलीविजन पे। तो मैंने अपने इनएडिक्वेसीज को बाकी चीज़ों से कवर कर लिया, एंड लाइक आई सेड कि गैप बहुत जल्दी कवर हो गया, एंड विद इन नो टाइम, मतलब ऑलमोस्ट बाय 6 months आई वॉज लीडिंग द पैक। सो दैट वॉज अ ग्रेट फीट। एंड उसमें मैं अपने से ज़्यादा एकता को भी क्रेडिट दूंगी, क्योंकि वो बहुत ट्रस्ट करती थी। जिन लोगों को वो पुश करती है ना, वो प्रमोट बहुत करती है। तो वो चीज़ का वो बहुत मैं उनको दूंगी। 100 से ज़्यादा आपने शोज़ कर लिए हैं आपने, किसी में क्रिएटिव डायरेक्टर, किसी में प्रोड्यूसर, किसी में डायरेक्टर। क्या डिफरेंस तब के टीवी में और आज के टीवी में आप देखते हो, और क्या आज के टीवी में वो चीज़ मिसिंग है जो आपको लगता हो यार कि हाँ यार हमारे टाइम में ना ये हुआ करता था, ये आज की तारीख में ये चीज़ नहीं दिखाई जा रही है? वो कह रहे हैं। देखिए, उस टाइम पे फॉर्चुनेटली शायद फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी था कि हम लोग ने जब स्टार प्लस में लॉन्च किया था, क्योंकि उस टाइम पे शायद इतने डेली सोप्स और चैनल्स थे नहीं। तो हर चीज़ को ना हम लोग बहुत टाइम दे के करते थे, जो अब नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज ये है कि आज एक शो दिया जाता है, आपको बस छटपट करके उसको ऑन एयर डालना है क्योंकि दूसरा शो एंड हो रहा है, या आपको इतना ही टाइम दिया जाता है। और हम ऐसे टाइम पे थे जहाँ पे हम लोग एक एक लीप पे 6-6 महीना बैठते थे। एक कैरेक्टर को हम 3 महीना प्ले करते थे, फिर टाइम लीप का दूसरा कैरेक्टर आता था, जो अब नहीं है। अब अगर आपको टाइम लीप करना है तो एक साथ आपका, मतलब आज का एपिसोड, कल 30 कैरेक्टर यंगस्टर एक साथ एंटर कर जाते हैं। सो वो जो लर्निंग्स थी वो अभी शायद नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली कंपटीशन अलग है, एड रेवेन्यूज अलग हैं आजकल।
मतलब लोगों का रिटेंशन टाइम भी बहुत कम है, क्योंकि सबको 15 सेकंड की रील इतनी पसंद है कि कौन बैठ के देखेगा। तो वो जो अपॉइंटमेंट व्यूइंग उस टाइम पे होती थी वो अब शायद नहीं है। अब लोग मिस कर देते हैं, उनको लगता नहीं हम हॉटस्टार पे देख लेते हैं, चलिए हम लोग दंगल प्ले पे देख लेते हैं। तो ये सब चीज़ें अब बहुत बदल गई है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो हम लोग बैठ के करते थे ना एक स्टोरी पे, वो शायद अब उतना नहीं है। और वो मेरे को लगता है प्रेजेंट जनरेशन का लॉस है। मेरा फायदा है कि मैंने वो लर्निंग ले ली है। मैं चाहूंगी आज के डेट में डाल दूं, पर जैसे मैंने कहा कंस्ट्रेंट्स बहुत है उस सो टाइम यहाँ का। पे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ पे काम किसका बढ़ गया है? यहाँ पे एक्टर का बढ़ गया है या स्टोरी राइटर का बढ़ गया है या चैनल का बढ़ गया है? देखिए, सबसे पहले तो काम चैनल का ही है कि आपको उतना पहले तो रेवेन्यू लाना पड़ेगा कि मैं उतने प्रोड्यूसर्स को उतना पैसा दे सकूं कि मैं उनको हायर कर सकूं। और जब तक मैं नहीं परफॉर्म करूंगी, कोई एडवर्टाइजर आएगा नहीं बोलने कि अरे इनके तो नंबर्स नहीं है तो हम इनको पैसे क्यों दे। तो मतलब जितना प्रोड्यूसर लोग आके हमको रोते हैं और बोलते हैं कि हमारा रिस्क है, अरे सबसे बड़ा रिस्क तो हमारा है। हम आज एक्सपेरिमेंटल कंटेंट कर रहे हैं और आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम दे रहे हैं, क्योंकि हमें ऊपर से टाइम नहीं दिया जा रहा। हमें एडवर्टाइजर टाइम कहाँ दे रहा है? वो थोड़ा बोल रहा है कि अच्छा आप थोड़ा कम भी करो, हम अपना पैसा उतना ही रखेंगे, आपका 1 सेंटीमीटर कम हुआ, आपका 1 सेंटीमीटर यहाँ पे कम हुआ, बट हम वो कम कभी अपने प्रोड्यूसर्स को नहीं देते। हम फिर भी उनको वो जेस्टेशन पीरियड देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक कलेक्टिव चीज़ है, ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा बाहर में या वो कम में है, बट टाइम्स बदल गए हैं। जो चीज़ पहले मैं 6 महीने में करती थी, अब मुझे 1 महीने में करना पड़ता है। एक्टर्स के लिए मुझे बुरा लगता है, क्योंकि हमने आइकॉन्स बनाए। आज आप देखेंगे पार्वती हो, तुलसी हो, प्रेरणा हो, जो रास्ते में लोग चलते हुए पहचान लेते थे, और आजकल अनफॉर्चुनेटली हमारे एक्टर्स चलते हैं, उनको पता ही नहीं कि वो मेन लीड्स है किसी शो के, क्योंकि उनके शो 2 महीने चले या 4 महीने चले। मतलब बहुत मैं उनको प्रेज करूंगी जो शोज आज, चाहे वो अनुपमा है, चाहे वो गुम है, जैसे जो भी शोज आज चल रहे हैं लंबे, तारक मेहता, मतलब उसका तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो वो शोज जो चल रहे हैं उनको एक्चुअली बहुत कमेंडेबल माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने इतने टाइम तक सस्टेन करके रखा और वो कैरेक्टर्स आइकॉनिक बन गए हैं। और आज अगर हमारे टेलीविजन वाले, हमारे खुद के शोज है, दंगल में मन अति सुंदर, मन सुंदर जो अच्छा कर रहा है, जो ऑलमोस्ट 500 600 1000 एपिसोड क्रॉस कर चुका है, तो वो भी एक फीट है, क्योंकि वो करना बहुत मुश्किल है आज के डेट में। इतने कंपटीशन, 25 चैनल रीजनल इतने अच्छा कर रहे हैं, ओटीटीज कर रहे हैं, आप लोग यूट्यूब पे कंटेंट देख रहे हैं, उसके बावजूद अगर आपका एक स्टैंड है तो वो कमेंडेबल है। राइट है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्टर्स का कितना आप हाथ मानती हैं, जहाँ पे कई सारे एक्टर्स जो होते हैं उनके अंदर एक ईगो आ जाता है, एक एटीट्यूड आ जाता है, उनको ऐसा लगता है कि शो नहीं कर रहा है, जो भी हो रहा है मेरी तरफ से हो रहा है। कभी आपने कहीं ऐसी चीज़ें कुछ फील की आपके साथ में, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया उनके साथ में काम करना? देखिए, हम बालाजी के टाइम से आए हैं, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे तो आइकॉनिक कैरेक्टर्स थे और 10-10 साल चलते थे, तो एक्टर्स को बीच में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज बीच में मिलते थे करने के लिए, जिसकी वजह से वो हमें छोड़ देते थे। तो हम लोग कितना भी समझाए, बट उस टाइम पे वो प्रेजेंस ऑफ माइंड ऐसा होता है कि देखिए, अगर आज मुझे भी कोई बोले कि हॉलीवुड में आपके लिए, तो बहुत ही मुश्किल होगा मेरे लिए वो छोड़ के ये करना और इतना फोर साइटेड रखना कि नहीं वहाँ पे छोटा रोल है, यहाँ पे मैं मेन हूँ। तो मैं किसी को डिस्क्रेडिट नहीं करूंगी वो ऑप्शन चूज करने के लिए, बट डेफिनेटली बहुत थे। शायद ही कोई ऐसा शो होगा जिसमें कोई कैरेक्टर ना छोड़ के गए और ये मुझे दिक्कत ना आई हो। पर हमने कभी ऐसा हुआ है कि किसी एक्टर के दिमाग पे बहुत ज़्यादा स्टारडम चढ़ गया हो? ऑफ कोर्स चढ़ा था बहुत लोगों का चढ़ा था, छोड़ के भी गए थे, वो न्यूज़ मेकर्स भी बने थे, बट विदाउट साउंडिंग कंट्रोवर्शियल, आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम्स, बट आई थिंक हर शो में ऐसा रहा है। कई बार मेन एक्टर्स का रहा होगा। कस्तूरी में, मतलब कस्तूरी अकेला एक ऐसा शो नहीं था, उसमें तो खैर मतलब कई बार ह्यूमन नेचर आ जाता है बीच में। इट इज़ नॉट स्टारडम तो होता ही है, बट ह्यूमन नेचर भी प्ले में आ जाता है कि आप पर्सनली कैसे हो सक्सेसफुल। तो शायद उससे बड़े एक्टर्स भी रहे हों। तो इनफैक्ट कस्तूरी तो बहुत बाद में ऑन द टेबल, मतलब टॉप के शोज में मैं आपको बता रही, बहुत सारे एक्टर्स छोड़ के जाते थे, बीच में हमें प्रॉब्लम देते थे, बीच में चले जाते थे। उसके करण बाद का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जहाँ पे करण यहाँ पे कहते हैं कि यार कि मैं एक टाइम पे खुद को इतना बड़ा समझने लगा था और इतना मैं एरोगेंट हो गया था उस वक्त में कि मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरे बिना टीवी चलेगी नहीं। ये उनका कोट है। सो करण मेरा बहुत पुराना दोस्त है। इनफैक्ट उसने अपना फर्स्ट शो 2003-04 में मेरे साथ ही शुरू करा था, तो हम लोग तो काफ़ी पुराने उसमें जाते हैं। और मैं, क्योंकि ऑब्वियसली दोस्त है, तो हम लोग तो कवर अप करते थे, क्योंकि मेरे ही शोज़ पे वो होता था। और मुझे लगता था कई बार क्या होता है कि इतने यंग भी है ना, हम लोग सब इतने यंग टाइम पे शुरू करे हैं, इतना जल्दी सब कुछ सक्सेस और वो आ जाना, तो कहीं ना कहीं तो वो हिट करता है, कुछ तो माइंड गेम्स वो प्ले करता है। बट आई थिंक द गुड पार्ट इज़ कि आपका रियलाइजेशन एंड आपका टर्न अराउंड, आप वो सब करके गए और उसके बाद आप वाईएचएम में आए इतने प्रोफेशनली होकर, वापस आपने वो स्टारडम अचीव किया। आई थिंक दैट इज़ अ बिगर विन देन द लॉस देन। ऑफ कोर्स उस टाइम पे आपको बड़ी पिक्चर नहीं दिखती, और हमारे लिए भी बहुत ही ज़्यादा
स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाता है, क्योंकि हम खुद एक टॉप पोजीशन पे, और अगर कोई एक्टर ऐसे आगे पीछे करे तो हमारा पूरा एल्गोरिथम हिल जाता है, जिसकी वजह से हम एक तो और नंबर पे क्रिएटिव हैं। पर्सन कितना मुश्किल हो जाता है उस एक्टर के ऊपर दोबारा ट्रस्ट दिखाना कि यार कि एक बार तुम हमें ऑलरेडी परेशान कर चुके हो, अब दोबारा तुम्हारे साथ में काम करेंगे, हो सकता है तुम दोबारा फिर से हमें परेशान करो। बट आई थिंक बालाजी का रिकॉर्ड रहा है कि जितने भी एक्टर्स हमें छोड़ के गए हैं, हमने सबको वापस लिया भी है, तो हमने कभी ऐसा ईगो रखा नहीं है। मैं एकता को उस चीज़ का क्रेडिट दूंगा कि वो पर्सनल और प्रोफेशनल को बहुत अलग रखती है। अगर उसको लगता है कि शो के लिए ये ज़रूरी है और ये आ रहा है, तो शी वुड नेवर टर्न बैक ऑन इट। सबसे ज़्यादा परेशान किसने किया है आपको? तो हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि फीमेल और मेल में फीमेल्स ज़्यादा थोड़ी सी वो रहती है इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज ऑल्सो देयर नेचर, देयर यू नो देयर होल जेनेटिक मेकअप इज ऑल्सो दैट मे बी दे आर ऑल्सो मल्टीटास्किंग। सी हमें कभी वो पीछे की चीज़ें नहीं दिखती, हमें दिखता है कि स्क्रीन पे आके कर रहे हैं, घर पे क्या है, आप फैमिली देख रहे हो, बैकग्राउंड आपका जो भी है आपके। थोड़ा सा बताना चाहेंगे इस बारे में? मैंने एक दो बार और भी आपको ये कहते हुए सुना है कि यार कि कंपेयर टू मेल्स, फीमेल्स जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती हैं सेट पर। किस तरह की प्रॉब्लम मेकर्स फेस जनरली करते भी मैं हैं? आपको बताती हूँ, अगर आप देखेंगे एक मेल एक्टर जब चेंज करने जाता है, एक फीमेल एक्टर करने जाता है, तो एक 10 मिनट वर्सेस 1 आवर का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारे को एक्टर्स का आपस में भी बहुत इशू होता था कि एक एक्टर वेट कर रहा है और लड़की तैयार हो रही है, कभी उसका विग बन रहा है, कभी उसका ड्रेस आ रहा है, कभी उसका आउटफिट नहीं अच्छा लग रहा, तो वो भी मेरे लिए सेट पे प्रॉब्लम हो जाता था, बिकॉज आपको केमिस्ट्री ऑडिटी उनकी सेट पे दिख जाती थी कि उनकी चिड़चिड़ा पर चल रहा है और मेरे को करना है सबसे रोमांटिक सीन। तो ये तो नेचुरल चीजें हैं जो लगती है। और कौन से शो पे सबसे ज़्यादा फेस किया है आपने ये? हमारे वैम्स जो होते थे, बट वो प्रॉब्लम नहीं था, लाइक अ कोमोलिका, शी इज फैब, मतलब उसके जैसा वो, उसको लाइंस नहीं करने की जरूरत है, वो एक बार फ्लोर पे आ जाए उसको सब पता है, क्योंकि वो चाइल्ड एक्टर रही थी ना, तो शायद उसके मेकअप पे टाइम लगता था, बट वो जो सेट पे मेकअप करती थी वो कोई और एक्टर उसको टच नहीं कर पाता था, बट वो टाइम लेते नहीं थे, उसका गेटअप में टाइम था, उसकी चोटी मुझे सेट करनी है, उसका कमरबंद मुझे सेट करना है। मतलब रमोला सिकंद और कोमलिका मेरे लिए आइकॉनिक वैम्स थे, जिनके मतलब बिंदी से लेके ज्वेलरी लोग कॉपी करके डिजाइन में बनाते थे कि हमें शादी पे ऐसा बनाना है। सो दे वर नॉट प्रॉब्लमैटिक, बट आई एम सेइंग जनरली, लाइक आई सेड, कि लड़कियों का टाइम ज्यादा लगता था। बट जैसे श्वेता सुजैन का उस टाइम पे, कसौटी के टाइम पे बहुत उन लोग का वो रहता था, मतलब आगे पीछे, तो मेरे को सेट पे बहुत मेरे को प्रॉब्लम होता था। बट आप जब सीन देखते थे आपको कुछ नहीं पता चलेगा, आपको लगेगा बेस्ट सीन है सो दोनों हिस्ट्री की का। बनानी करती थी उस वक्त ऑन ऑफ कैमरा? ऑफ कैमरा में तो सबकी लड़ाइयाँ रहती थी ना, ऑफ कोर्स। क्यों होता है निवेदिता जी? मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस बारे में। मैंने एक्टर से मैंने बात की हुई है, ऑन कैमरा बहुत अच्छे होते हैं, रोमांटिक सीन्स निकल कर आ रहे हैं, रोमांटिक चीज़ें हो रही हैं, डायलॉग से डिलीवरी हो रही है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, बट ऑफ कैमरा एक्टर्स की आपस में क्यों नहीं बनती है? नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं बनती, क्योंकि यार कई मैंने बहुत एक्टर्स तो सारे सेट पे बिल्कुल देखे हैं मैंने, लेकिन वो उनके साथ में ऐसी है, उनकी नहीं बनती। नहीं, वो जैसे वाइब नहीं कर कहानी पाते घर हैं। घर की जो सेट था, वो तो मतलब ऐसा सेट था कि लोगों को अपनी फैमिली से वो आ जाए, इतने अच्छे थे उन लोग। वो ऑफ सेट इतने अच्छे थे कि हमें जब सेट पे उनको एंगर दिखाना पड़ता तो लगता था कैसे करेंगे, बट इतने प्रोफेशनल एक्टर्स थे कि अच्छे थे। तो ऐसा नहीं कि बट जेनेरिक वो लेकिन है। क्यों होता है ज़्यादातर ऐसा? क्योंकि इतने सारे शोज आपने कर लिए हैं सी भाई, आई थिंक तजुर्बा तो इट्स ऑल्सो, आपका। उस टाइम पे प्रेशर बहुत था। अगर हम लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं, मतलब मैं कसौटी में कई बार एक्टर्स को 4-4 दिन बाद घर भेजती थी, वहीं पे उन लोग ब्रश करते थे, वहीं पे नहाते थे, तो आपका प्रेशर इतना है कि एक छोटी सी चीज भी आपको टिक ऑफ कर देती है। मतलब अगर आप एक सीन कर रहे हो, एक लड़का आके सिर्फ छेड़ दे, वो आपका पर्सनल वेंडेटा बन जाता था कि उसको आपको वो करना है। तो इस चीज में एज अ प्रोड्यूसर हम क्या करें, आप समझे, तो हमारा इंटरवीन करना भी थोड़ा प्रॉब्लमैटिक होता था। बट वो चीज़ आपके सीन पे दिख रहा है, वो आपके सेट पे दिख रहा है, वो आपका टेंशन बढ़ रहा है, वो बिल्ड हो रहा है। तो ये एक्चुअली चीज़ आपको सिर्फ मीडिया में इसलिए ज़्यादा एक्सरेट होकर दिखती है बिकॉज दे आर आइकॉनिक फेसेस। आई एम श्योर पर्सनल लाइफ में भी यही होता है। अगर आज आपका एक हस्बैंड काम से आ रहा है और एक बीवी मतलब कुछ एक टोक दे कि अच्छा मेरे साथ आज पार्टी चलो, तुम तो पूरे टाइम ऑफिस में काम करते हो, तो वो भी एक फ्रिक्शन का होता ही है किसी भी नॉर्मल घर में। सेम चीज़ सेट में ही हो जाती है कि आज अगर मुझे कहीं जाना है और लड़का आपके लिए एडजस्ट कर रहा है, तो अगर आप टाइम ले रहे हो तो लड़का बोलेगा एक तो मैं एडजस्ट करूं, ऊपर से आपको जाना है, तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। बट ऑब्वियसली ऑन द सेट क्योंकि इतना प्रेशर होता था, एक तो हम लोग को नंबर 1 होना है, ऊपर से आपको एपिसोड डिलीवर करना है। अगर आज हमारा टीआरपी अच्छा नहीं तो हम सारे एपिसोड आगे के स्क्रैप करके नए एपिसोड्स बनाते थे। तो आई थिंक इट वाज अ लॉट टू डू विद द प्रेशर ऑफ द एनवायरमेंट एंड द कॉम्पिटिशन एंड टू बी ऑन टॉप। आई थिंक द प्रॉब्लम ऑफ बीइंग ऑन टॉप, एवरीवन वांटेड टू बी, और दैट डजंट कम इजी, इट कम्स विद अ कॉस्ट। कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है कि मतलब शूटिंग रुक गई हो, यहाँ पे आप लोगों को बुलाया गया हो कि यार कि अब मैं शूट नहीं करूंगा, अब यहाँ पे कसौटी के अवेलेबल हो? सेट पे मैं बैठ के सिर्फ रोती रहती थी। मेरा मतलब पहला शो इंडिपेंडेंट था, मेरे को याद है मैं पूरे टाइम एकता को रो रो के फोन करती थी, एकता क्या करूँ, टेलीकास्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मुझे इतना पैल्पिटेशन होता था कि 8 बजे का टेलीकास्ट है, दोपहर के 2 बजे मेरा लास्ट सीन नहीं गया है,
टेलीकास्ट का। हम लोग तो लिटरली उस टाइम पे बैंक वगैरह नहीं चलता था क्या? बिल्कुल बैंक नहीं था। मतलब कल का हम टेलीकास्ट लोग है, आज शूट कर हम रहे हो। लोग देयर आर टाइम्स जब हमने सेगमेंट बाय सेगमेंट अपलोड करा है। मतलब अगर 8 बजे एपिसोड शुरू हो गया और 8:30 बजे खत्म होना है, मेरा लास्ट सीन एडिट में घुसा है 5 बजे, एडिट हो रहा है 8:15 को, हमें पता नहीं कि लास्ट स्टेप घुसेगी कि नहीं, और फिर वो चढ़ी है। वो प्रेशर होता था। उस प्रेशर में एक्टर भी काम कर रहा है, टेक्नीशियन भी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, चैनल भी कर रहा है। तो ये जो प्रेशर था पैल्पेबल, ये आज शायद नहीं होगा, क्योंकि आज बैंक बन जाते हैं। अब आज तो लोग ये 15-15 दिन के बैंक हैं लोग। वो भी एक रीजन से करा गया, क्योंकि एक कॉस्ट भी होता था इन्वॉल्व। मतलब हम लोग वी यूज्ड टू पे थ्रू आवर नोज टू डू दोस अपलोड्स, बट उसका रिजल्ट क्या होता था? नंबर 1। और क्या प्रोडक्शन हाउस सफर करता है यहाँ पे जब आपके पास में बैंक नहीं होता है और एक्टर्स कॉपरेट नहीं कर रहे हैं आपके साथ में? आई थिंक अब तो सब बहुत स्मार्ट बन गए। अब क्या है कि पहले बात तो आपने सबसे पहले बोला बैंक है, अगर मेरे पास 10 एपिसोड का बैंक है। बट लेकिन ऐसा नहीं होता कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है लोगों का एक एटीट्यूड, लोगों का ईगो बढ़ता जा रहा है? क्योंकि आप ही का एक कोट है यहाँ पे, क्योंकि अब लोगों के पास में ऑप्शन ज़्यादा है, लोगों के पास में यूट्यूब है, लोगों के पास में इंस्टाग्राम है, आप काम से हमें निकाल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास में और भी दूसरे मीडियम्स हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से हम पैसे कमा सकते हैं। उस वक्त पे वो सारी चीज़ें नहीं हुआ करती पर थी। अब तो प्रोड्यूसर्स भी स्मार्ट हो गए ना। वही मैंने कहा कि एक तो आपके पास बैंक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि कल का टेलीकास्ट का प्रॉब्लम है। अगर आज आपका एक्टर छोड़ता है, जो मेरे 10 दिन के टेलीकास्ट के बाद, तो आज प्रोड्यूसर भी ओके कहता है इस कैरेक्टर को हटा के हम किसी और को ले आएंगे। तो अब वो टाइम्स भी बदल गए हैं। हमारे टाइम पे हम वो नहीं सोच पाते थे उस टाइम पे, क्योंकि उसी का ट्रैक, उसी का रेटिंग, उसी का सब राइड हो रहा है, और वो हट गया तो हमारे को खुद हार्ट अटैक आ जाता था, और हम हर चीज़ करते थे उसको वापस लाने के लिए। आज जब आपके पास 10 एपिसोड का बैंक और कोई एक्टर प्रॉब्लम दे रहा है, तो पहले तो एक्टर को कन्विंस करेंगे। देखिए 99% ऑफ द टाइम तो आप एक्टर को ही कन्विंस करोगे, क्योंकि वो फेस है। पर अगर वो अनरीजनेबल हो जाता है तो प्रोड्यूसर को भी लगता है वो क्यों सफर करे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो भी तो आंसरेबल है चैनल को। तो वो किसी तरह से स्टोरी वाइज उसको सैल्वेज करके अच्छी चीज़ डाल देता है। तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता जो हमारे टाइम पे होता था 2000 के टाइम पे। 2000 से 2020 में ये फर्क है कि सब स्मार्ट बन गया। आप जैसे बोल रहे एक्टर स्मार्ट बन गए, तो मेकर भी स्मार्ट बन गए। ओके, फिर आप लोग की मीटिंग हुआ करती थी वहाँ पे, कहाँ पे? सेट पे? सेट पे तो देखिए, आई एम श्योर वो तो अभी भी होता होगा, क्योंकि आज मैं चैनल में बैठी हूँ तो मुझे शायद उतना प्रोडक्शन हाउस का नॉलेज नहीं कि उन लोग क्या करते होंगे। बट आई एम श्योर जब वहाँ पे भी सेट पे प्रॉब्लम होता है तो आज भी बैठते होंगे एक्टर से बात करने के लिए। इनफैक्ट आज की डेट में मैं जब मेरे पास प्रोड्यूसर आते हैं, मुझे बोलते हैं कि ये एक्टर प्रॉब्लम दे रहा है, इसको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। मैंने कहा वो होता क्या है? हमने तो पता भी नहीं वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है, क्योंकि हमारे लिए तो वर्क ही सबसे ज्यादा और ये मायने किसके रखता है। वर्ड्स होते हैं? ये एक्टर के, आर्टिस्ट एक्टर्स के? के वर्ड होते हैं। ओके। सो ये एक्टर्स ऐसा होता है कई बार, मतलब 14 घंटा क्या है आप समझे? वैसा ना हमने करा है 3 दिन बाद मैं घर गई हूँ ब्रश करने। हम लोग ऑफिस में ही कुल्ली लेके कर लेते थे हाथ पकड़ के, क्योंकि टेलीकास्ट नहीं गया, क्योंकि एकता के साथ मीटिंग है। एकता खुद बिल्डिंग में रह रही है। ऐसा नहीं कि मेरी बॉस है कि वो घर रहे। एकता बिल्डिंग में है, मुझे शर्म आ रही है, मैं घर कैसे जाऊं? मेरी बॉस वहां पे बैठ के काम कर रही है। तो हम लोग के लिए वो ट्रेनिंग था जो एक्चुअली बहुत, वो जो आर्मी ट्रेनिंग बोलते हैं ना, वो एक बहुत अच्छी है, जो आज की डेट में मिसिंग है। आज की डेट में एक एक्टर 10 घंटे बाद बोलते हैं कि कितना काम करा रहे हो। मतलब हम अपने घर के दिनचर्या की जिंदगी में नहीं करते क्या 14-15 घंटे काम? ये तो आप ही के लिए हो रहा है ना, आप ही को पैसा मिल रहा है, आप ही को सक्सेस मिल रहा है। हम तो लोग बिहाइंड द कैमरा है, हमको लोग 1% जानेंगे, आपको 99% जानेंगे। बट फिर भी ये है आजकल की, बट ये इस जॉब में नहीं है। वो मैंने जनरली जॉब ट्रेंड देखा है किसी भी जॉब में, जहाँ पे आजकल यंगस्टर्स का ना रिटेंशन वैल्यू बहुत कम है। उनको नहीं जचता तो बोल देते हम जा रहे हैं पहाड़ों पे थोड़ा ब्रेक लेने। हमें तो याद ही नहीं हमने कब ब्रेक लिया ऐसे पहाड़ों में जाने के लिए। लेकिन जिस तरह से आजकल बोला जाता है, कहा जाता है कि मेकर्स के लिए आज के वक्त में बहुत ज़्यादा इजी हो गया है किसी को भी रिप्लेस करना या कहानी में लीप ले आना या कहानी का ट्रैक चेंज कर देना, कि जिससे हम कैरेक्टर बदल पाएँ या कहानी बदल पाएँ या हम एक्टर बदल पाएँ। बट क्या लगता है, आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एक तरफ की स्टोरी है जहाँ पे सिर्फ मेकर्स को गलत दिखाया जाता है? नहीं, आई थिंक देखिए गलत सही तो कोई नहीं, भी ऐसा होता है ना नहीं कई बार, कई सारे एक्टर्स के साथ में मैं बैठा हूँ, वो कहते हैं कि यार कि हमें उस शो से निकाल दिया, हमें उस शो से रिप्लेस कर दिया, रातों रात ऐसा हो गया, और मुझे पता भी नहीं था कि कल उन्होंने मुझे सीन से गायब कर दिया। बट मैं ये कहूँगी कि कभी आपने उसके तह पे जाने की कोशिश करी कि आपको क्यों निकाला जाएगा? अगर आप डेडिकेटेडली एक काम कर रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स एंड टैंट्रम्स, आई डोंट सी अ रीजन व्हाई यू वुड बी चेंज। मतलब जेन्युइनली अगर ऐसा हो कि ऑडियंस ने आपका फेस ही नहीं अप्रूव करा हो कि भाई ये हमें पसंद ही नहीं आ रहा, हमें कोई और ले आओ, तो मैं समझूंगी कि कोई बदले। बट ऐसा तो कोई हमारे पास टीआरपी रेटिंग है नहीं कि कोई बोल रहा हूँ। कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना कि देयर इज ऑलवेज स्मोक के पीछे कहीं ना कहीं फायर तो होता है। अगर आपने पैसिव अग्रेसिव होके प्रोड्यूसर को तंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ट्रबल कर रहे हैं, कुछ ब्रू कर रहे हैं, एक पॉइंट पे वो आदमी पे तो टूट जाएगा यार। वो आप एक कैरेक्टर एक शो के हैं,
उनके पास 50,000 और प्रेशर्स है। मैं ये नहीं बोल रही आपके पास पर्सनली नहीं है, बट अब एक जब शो एक बनता है तो हम 150 लोगों को एक साथ लाते हैं, क्रू को, चैनल को, एक्टर्स को, बहुत सारी जनों को, कि आप एक चीज़ बनाएं। उस पूरे व्हील में अगर एक जन कुछ उबड़ खाबड़ करने लगता है तो वो पूरा सिस्टम आपका आप एक गंदा एग्जाम्पल सेट करें दूसरों के लिए कि कुछ भी बोल के आप निकल जाओगे, उसकी वजह से 4 लोग और वही इंस्पायर होंगे। तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर को लगता है कि अगर ये मेरे लिए ज़्यादा बैगेज नहीं है और मेरे लिए रिप्लेस करूँ तो बेटर है अभी हटा दे, ताकि एक एग्जाम्पल दूसरों को भी मिल जाए कि आप ये करके निकल नहीं सकते, आप प्रोड्यूसर को सिर्फ तकलीफ नहीं दे सकते। और वाइस वर्सा, अगर ऐसा है जेन्युइनली किसी को लग रहा है कि हमने कोई प्रॉब्लम नहीं दिया प्रोड्यूसर ने, तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो अनफेयर। आपके वक्त में कभी ऐसा हुआ जिसके साथ में आपने सुधारने का बहुत ज़्यादा ट्राई किया हो बट लेकिन नहीं हुआ? सुधारने का तो नहीं, बट जैसे कि मैंने मतलब आपको बोला कि कोई एक्टर छोड़ना चाह रहा था, हमने बहुत समझाने की कोशिश करी बट उन्होंने जैसे छोड़ा। कौन सा शो? जैसे मिहिर थे, जब मिहिर Okay. को उनको पिक्चर्स मिली थी तो मैंने वही कहा कि उस टाइम पे वो बहुत लॉजिकल है कि मेरे लिए पर्सनल ग्रोथ है। जब अमर को मिल रहा था शो तो आई थॉट अगर मैं उनकी जगह पे होती मैं भी लेती। अगर आज मुझे कोई बोलेगा कि अरे आप करिए एक पिक्चर सलमान खान के साथ, शाहरुख के साथ, तो जस्ट एज एन एक्सपेरिमेंट मैं क्यों नहीं करूंगी, क्योंकि इट इज़ अ ग्रोथ। तो हमारे लिए शो बचाना ज़रूरी था, उनके लिए उनका ग्रोथ देखना ज़रूरी था, तो समवेयर दैट बैलेंस वाज गेटिंग इम्बैलेंस्ड एंड वी हैड टू लेट हिम गो। एंड बट उसके बाद आए रॉनेत। लेकिन वो रिप्लेसमेंट इजी था आपके लिए? रॉनेत आया तो वो तो उनसे बड़े आइकॉनिक बन गए। तो इजी तो नहीं था, बट एकता की विजन को दाद देना पड़ेगा कि जब वो बजाज प्ले करे थे और हमने काफ़ी टाइम पे मिहिर को नहीं प्ले करा था उधर, हम लोग पूरी स्टोरी स्मृति के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे थे और हमने दिखाया था कि मिहिर गया हुआ है कहीं। तो कैसे वो आए वापस और एकता ने बोला कि यही मिहिर है, तो मतलब। लेकिन उस वक्त की जब जो ट्रोलिंग हुआ करती थी, जिस तरह से आपने बताया कि यार कि हम कभी आज ये वाला शूट जो है ये अमर कर रहे हैं, देन फिर आ जाते हैं बजाज, ठीक है। और कई बार हमने ऐसा भी देखा कि टीवी में उस वक्त में ऐसा हुआ करता था कि आपने किसी का एक्सीडेंट कर दिया या किसी की फेस सर्जरी कर दी या उस आर्टिस्ट को बदल दिया और वहाँ पे अरे यार ये तो कल कोई और प्ले कर रहा था, आज कोई और कर रहा है। तो उस 90% वक्त ऐसी ट्रोलिंग हुई आपके साथ में? नहीं, 90% ऑफ द टाइम तो देखिए हमें एक्टर्स की प्रॉब्लम की वजह से उन्हें बदलना पड़ता था। बहुत कम ऐसा होता था बाय चॉइस मैं बदल रही हूँ कि नहीं नहीं ये एक्टर है और ये बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा और मुझे बदलना पड़ा, मतलब बहुत रेयरली ऐसा होता था। बट ये ऐसा होने लगा ट्रेंड कि जब हमने बदले 2-3 वो उसका पॉपुलैरिटी बहुत हुआ। पुराने शॉट्स निकाले जाते हैं, उनके ऊपर मीम्स बनते हैं और जिस तरह से टीवी का एक चलता है कि चार्ज बिल्डअप एंड ऑल, जो एक वर्ड्स होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, जो कहीं ना कहीं लगता है कहीं ना कहीं यार वो उस टाइम पे कुछ ज़्यादा कर दिया था या उस टाइम पे लोग प्रेस कर रहे थे उस चीज़ को। नहीं नहीं, ज़्यादा तो नहीं करा होगा, क्योंकि आज आप उसके मेम दौरान मतलब कुछ तो हमने सही करा होगा कि आज भी हम लोग पॉपुलर हैं। सिर्फ फनी चीज़ उसी चीज़ की बनती है जो पॉपुलर हो या कुछ एक आइकॉनिक हो, या बट लेकिन ऐसा नहीं लगता कि टीवी बहुत ज़्यादा रेग्रेसिव होता जा रहा है डे बाई डे? देखिए मेरे टाइम पे जब लोग बोलते हैं ना रिग्रेसिव, मैं तो बोलूँगी कि रिग्रेसिव बिल्कुल नहीं था हमारे टाइम पे। इनफैक्ट मेरे जो मेल एक्टर्स थे वो मुझे आके बोलते थे कि सब तो लड़कियां कर रही हैं, बिजनेस लड़कियां कर रही है, घर के डिसीजन लड़कियां कर रही है, तो हमने तो रिग्रेसिव कंटेंट नहीं बनाया। अगर आप बोलेंगे कि हम कुछ प्रॉब्लम्स जो एलिवेट करके दिखाते थे कि हो रही है सास बहू में, तो आप सरप्राइज होंगे हमें जेन्युइनली लोग आके जब रस्तों पे मिलते थे, उस टाइम पे तो कुछ इंस्टाग्राम और ये था नहीं, ना ट्विटर था कि कोई हमें आके कमेंट करे। मैं और एकता चल के जाते थे सिद्धिविनायक, मुझे याद है, हमें रस्तों में आके लोग और मदर इन लॉज आके रोती थी कि मेरी सास इससे खराब है, मेरी बहू इससे खराब है। तो आपने सोसाइटी का आईना दिखाया है। तो हम लोग, इट वॉज ऑलवेज अ स्लाइस ऑफ अ रियल लाइफ जो हम लोग दिखाते थे। इनफैक्ट रियल लाइफ इज वर्स। बट लेकिन ऐसा नहीं लगता टीवी में जितना हम दिखाते हैं वो कुछ ज्यादा ही ओवर द टॉप जाके होकर दिखा बिल्कुल रहे नहीं, हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आप आज देखेंगे, आप कोई भी अखबार उठा के देख लेंगे, आप, मैं रियल लाइफ जब देखती हूँ तो मेरा माय बॉडी क्रिंजेस। आपको पता है, जब आप कोई भी क्राइम बीट खोलो, कितने हीनस क्राइम्स हो रहे हैं, चाहे वो बच्चों के साथ हो रहे हो, चाहे विमेन के साथ हो रहे हो। हमने कहाँ वो दिखाया? इनफैक्ट हम तो सबसाइड करके दिखाते थे, बिकॉज इतना हम पे सेंसरशिप और वो भी होता था कि आप क्या दिखा सकते हो क्या नहीं दिखा सकते, तो हम तो सटलिटी से दिखा सकते थे। हमें पता है कि रियल लाइफ पे एजुकेटेड लोग क्या क्या कर सकते हैं, अपने इन लॉज के साथ क्या करते हैं। आप महाकुंभ में देखिए, मतलब लोग फैमिली मतलब अपने इन लॉज को छोड़ के आ जाते हैं, इनको मतलब लोग, माइंड लोगों का बहुत वो है, मतलब डिस्टर्ब्ड है बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट एंड ऑल। तो टेलीविजन गिव्स यू अ स्लाइस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन रियल लाइफ, बट इन मच सटल वर्जन। रियल लाइफ इज मच मोर हार्शर। ओके, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव कमेंट भी मिल रहे थे आपको उस वक्त, नेगेटिव फीडबैक मिल रहा था उस वक्त जब ये सारी चीजें हो रही थी? आई थिंक मेरे को लगता है कोई भी ऐसी चीज या कंटेंट इंडिया में ऐसा नहीं होगा या इंटरनेशनली कि यूनिवर्सली सब बोले अच्छा है। एक आपका ही एक, मैं कहीं तो मैं कुछ इंटरव्यू देख रहा था जहाँ पे एक क्लिप है जहाँ पे आप वहाँ पे बोलती हुई नजर आ रही हैं और कहती हैं कि यार टीवी में ना हमें लेडीज ने हमें बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया है, हमें एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही थी हमें मेल्स से, कि आप
क्या चल रहा था उस वक्त तो जब आपने ये बात बोली, और किस मुझे बात पे लगता आपने वो है बात बोली थी? मुझे लगता है उस टाइम पे ये भी एक चीज थी कि सास बहू जो एक हमने ट्रेंड, हम लोग शुरू करने वाले सास बहू थे, एकता को बोला जाता है सास बहू सागा ट्रेंड का। तो उस टाइम पे क्योंकि एक सिंगल वर्किंग होम में एक सिंगल टीवी होता था, तो जब हस्बैंड्स आते थे तो देखते थे उनके मतलब मदर इन लॉज और डॉटर इन लॉज ये शो देख रहे हैं। अब समझो वो बैठ गए जूता उतार रहे हैं, खाना उतार रहे हैं, उन्होंने 2 मिनट देख लिया तो उनको ये दिखता था कि अरे सास बहू की लड़ाई हो रही है, अरे ये हो रहा है, उसमें बेटे को ऐसे पुल कर लिया, ये साइड ले रहा है कि नहीं। तो उनको लगता था यार ये क्या देख रहे हैं, तभी इनका माइंड करप्ट हो रहा है। कई बार जिस तरह से आपने बताया, कई बार लोग मिले हैं और उन्होंने तारीफ़ की है, उन्होंने बोला है कि यार ये शो बहुत अच्छा है और आप हमारी कहानी दिखा रहे हो, हमारी बातें बता रहे हो। कभी ऐसा हुआ है कि जिसने बोला हो कि यार कि आपके शो देखते देखते हमारा घर टूट गया, नहीं, फॉर्चुनेटली टचवुड कि ऐसा यार किसी कि ने नहीं वहाँ बोला। पे? नहीं, वो ये मेरे को डेफिनेटली बहुत सारे मेल्स ने ये बोला कि यार हमारे पूरे घर को खराब कर दिया तुमने, बैठ के हाँ बस यही मतलब देखते मैं रहते कई हैं। सारे मैंने कमेंट्स मैंने देखे हुए, कई सारे जो पुराने शोज जो हैं, एक तो वो कैरेक्टर होता है जो अपने पर दर्द लेता रहता है टीवी के अंदर, कि मतलब एक बेचारी कैरेक्टर है जिसके ऊपर पूरी फैमिली, प्रोटैगनिस्ट होती है वो सारी करेक्ट बेचारी है। होती है। लेकिन एक कैरेक्टर वो भी होता है जो सबके ऊपर करो या मरो वाला सीन है, भाई मैं अपने लिए स्टैंड ले रही हूँ और मैं लूंगी। नहीं देखिए, मेरे को डेफिनेटली कमेंट्स हमें ज़्यादा मेजोरिटी में यही मिले जहाँ पे उन्होंने बोला है कि अरे आपने हमारा घर खराब कर दिया, पूरे टाइम बैठ के ये देखते रहते, बट घर तोड़ दिया ऐसा तो टचवुड, गॉड इज काइंड कि हमें ऐसा किसी ने नहीं बोला कि आपका देखकर इंस्पायर हमारा घर टूट गया हो, तो फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर मुझे लगता है कि अगर हम एम्पावर कर रहे हैं वेमेन को टू गिव देम अ डायरेक्शन की, हर चीज़ लड़ाई से नहीं होती, एक सटल तरीका भी है अपने इन लॉज को ब्रेक करने का या अपने फैमिली के अराउंड एक पॉइंट को रखने का, तो आई थिंक वो एक पॉजिटिव लर्निंग है। अगर आज किसी गांव वाली की लड़की एक बड़े घर में जाती है और उसको लगता है कि उसकी सास प्रॉब्लमेटिक है, तो हमारे सीरियल के थ्रू तो आप तरीके देखेंगे कि कैसे उसको सटली उसको ब्रेक करा जा सकता है। शायद इसीलिए हम लोग की ऑडियंस बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती है, क्योंकि हर एक को लगता है कि उनकी कहीं ना कहीं कहानी है, उनके बच्चे भी वो चाहते हैं कि थोड़ा अपने स्टेचर से ऊपर घर में शादी करें, हर माँ बाप ये चाहते हैं। फिर वो चाहते हैं कि उनका ससुराल अच्छा हो, और अगर कहीं पे सिस्टर इन लॉ या किसी ननंद का प्रॉब्लम है तो किस तरह से इस लड़की ने डील करा, प्रेरणा ने, अच्छा इस ऐसे डील किया, तो वो अपनी बहू को शायद बताएंगे कि ऐसे करते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंस्पायर होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेटेबिलिटी है, और उनको ऐसा नहीं कुछ लगता कि अरे क्या अतरंगी दिखा रहे हो, ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि सब कुछ हो रहा है तभी तो हम दिखा रहे हैं। ओके, जिस तरह से आपने बताया कि यार कि अमर ने शो इसलिए छोड़ा था उस वक्त क्योंकि उनको फिल्म मिली हुई थी, और कई सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने टीवी के बहुत अच्छे करियर को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि शायद वो फिल्म करें और शायद और बेटर प्रोजेक्ट करें, जिसमें से एक अमर उपाध्याय हैं और राजीव खंडेलवाल हैं, और भी कई सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनके साथ में आप ऑलरेडी काम कर चुके हो। क्या कहना चाहेंगे अब इनके ऊपर? क्या आपको लगता है कि अगर वो शायद वो फिल्म्स का वेट ना करते, आज उनका करियर और ज़्यादा बेटर होता? ऐसा नहीं है, मेरे को याद है पुलकित को जब क्यूकी में मिला था फिल्म का, उसको भी बड़ी पिक्चरें मिली थी, इनफैक्ट सलमान खान प्रोडक्शन के साथ मिला था, उस टाइम पे भी बहुत रेजिस्टेंस हुआ था, वो जाना चाह रहा था, उसने नोटिस भी दिया था, बट जैसा कि मैंने कहा कि उस टाइम क्यूकी में वो मेन कैरेक्टर था, उसका ट्रैक इतना अच्छा चल रहा था मोनी के साथ, तो हमारे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट था उसको जाने के लिए, बट एमिकेबली नहीं हो पाया, तो थोड़ा सा लड़ाई झगड़े हो गए थे छोड़ने के लिए। बट अगर मैं बोलूँ कि आपने छोड़ रहे थे कि वो रुक नहीं रहे थे? नहीं, वो नहीं रुक रहे थे और हम भी नहीं छोड़ना चाह रहे थे, क्योंकि सब कुछ टाइमलाइन के साथ होता है ना, हमारे लिए भी टेलीकास्ट जरूरी है, उनका भी ऐसा है कि कौन वेट करेगा, आज आप न्यू कमर के लिए कौन वेट करेगा, अगर आप स्टार किड नहीं हो तो आपको भी वही मौका मिला कि आपको उसी पे चौका मारना है। तो फॉर्चुनेटली उस टाइम पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस हो गया, एक तो अपसेट हो गई, वो अपसेट हो गए, बट इवेंचुअली हम लोग भी रिजॉल्व हो गए। उसका शायद फर्स्ट पिक्चर नहीं करा, बट आज अगर आप देखो तो ही इज एट अ पोजिशन फुकरे, और मतलब ही इज बिकम एन आइकॉनिक ब्रांड, तो कहीं ना कहीं वो लॉन्गर रन में सबको मिल गया अपना कंक्लूजन। मुझे नहीं लगता ऐसा किसी के माइंड में रिग्रेट हो कि हमने वो क्यों नहीं करा, और होगा तो फिर आपको उन एक्टर से पूछना पड़ेगा। बट हमने हमेशा एक सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करी, क्योंकि हमें फैक्ट्री की तरह बोला जाता था बालाजी में, हम लोग 16 ऐसा हुआ है जो आप चाहते थे यार कि ये थोड़ा सा रुकें, शायद और बेटर फ्यूचर हो सकता था, और वो नहीं रुका, लेकिन उसने अपना करियर खराब कर लिया? खराब कर लिया, मतलब खराब कर लिया मतलब कि और बेटर हो सकता था यार, मतलब एक मुझे ब्राइट लगता था फ्यूचर। अमर अगर रुकता तो एज अ मिहिर इट कुड हैव बीन रियली ग्रेट, बिकॉज उसने उस टाइम पे जो 2-3 चीजें करी थी वो आई नहीं टाइम पे, तो वो जो टाइमली उसका जो इंटरवेंशन हो रहा था वो नहीं हुआ था। ऑफ कोर्स इन द लॉन्गर रन ही डिड कम बैक एंड ही डिड ग्रेट एंड ही इज नाउ अगेन बैक इन द पिक्चर, बट उस टाइम पे आई थिंक मिहिर बनानी शुड हैव बीन अमर ओनली। क्या वजह मानती है कि अनुपमा और ये रिश्ता आज भी लॉन्ग रनिंग शोज हैं? अगेन लाइक उनके कैरेक्टर्स एंड एक्टर्स आई थिंक रेजोनेट कर गए ऑडियंस के साथ। सी कई बार वही तो ना, आप उंगली लेके नहीं बोल सकते कि इसकी कास्टिंग परफेक्ट है या इसका कैरेक्टर परफेक्ट है,
राइट टाइम पे राइट उस पे आना, कास्ट के साथ डेस्टिनी प्लेज अ ह्यूज गेम। सो आई थिंक जब आपका टाइमिंग होता है कि आपको चलना है तो आप चलेंगे ही चलेंगे, क्योंकि शो तो बहुत अच्छे बनते हैं, बट अगर आपका डेस्टिनी और टाइमिंग अच्छा है तो एक अच्छा शो ओवर 2 अदर शोज विल ऑलवेज डू बेटर। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक शो आप भी लेकर आए थे कहीं ना कहीं मिलता जुलता अनुपमा जैसा। हमने भी एक शो करा था इनफैक्ट 2004-5 में, जो अनुपमा ही था। इनफैक्ट वी वर द फर्स्ट वंस टू मेक एन अनुपमा। बट कई बार होता है ना कि आप एक शो टाइम से पहले ले आते हैं। वो मेरा और एकता का बहुत अच्छा शो था, फेवरेट शो था, कहना कुछ मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर, यही कैरेक्टर यही यही कैरेक्टर कहानी। यही स्टोरी थी। वही तो मैं बोलूँ कि ये इतनी कोई अनयूजुअल वो नहीं है। इट्स अबाउट अ वुमन जिसको मिड लाइफ क्राइसिस हो रहा है और उसको रियलाइज करना कि यार फैमिली, हस्बैंड, ये के अलावा भी मेरी एक लाइफ है। तो हमने जब ये पायलट बना था, एक तो और मेरा फेवरेट शो था, बट वो बहुत टाइम के पहले आ गया था। शायद 2004 में लोग रेडी नहीं थे टू एक्सेप्ट कि एक लड़की अपने मैरिज से बाहर जाकर अपने फैमिली और उसको साइड रख के कुछ करना चाह रही है। उस टाइम पे आपका इकोसिस्टम ये था कि फैमिली सब कुछ है। उस टाइम पे आपका ये था कि यार लड़की अफेयर नहीं, लड़का कर रहा है तो मतलब किस तरह उसको सैल्वेज कर सकते हो। लड़की के लिए इट वॉज अ टोटल टैबू। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि हर चीज़ का एक टाइमिंग होता है, आपको मौके पे चौका मारना है। हमने शो अच्छा बनाया, हम खुश हैं, बट आज उस शो का शायद टाइम था तो वो आपका इतने साल से चल रहा है और इतना एपिक शो। और उस वक्त क्या फीडबैक आपको मिला था? सो सी जब हमने बनाया था सोनी के लिए, ऑफकोर्स द चैनल ऑल्सो वेरी हैप्पी, बिकॉज सोनी एज अ चैनल भी बहुत एक्सपेरिमेंटल कंटेंट बनाता था। मतलब वो एक जस्सी बनाता था, वो एक एग्जैक्टली वो सारे टाइप के शो बनाता था। तो एक सोनी ही था जो एक्सपेरिमेंटल शो बना सकता था। तो दे वर वेरी हैप्पी विद द शो। उस शो का एक अपना लाइफ था, एक टाइम था, वो हमने कवर करा, हमने छोड़ दिया, बट इट ऑब्वियसली डिडंट गेट द रेटिंग वी वांटेड, सो व्हिच वाज अ फेयर गेम। उनको किसी टाइम पे ऐसा नहीं लगा कि हमने शो खराब बनाया, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन जब आप या एक तक कभी जब बैठते होंगे साथ में मिलते होंगे, तभी कभी इस शो को लेकर डिस्कशन हुए कभी, यार एक बार हम भी इस शो को लेकर आए थे? देखिए आज की डेट में अगर आप बोलोगे टेलीविजन सारे जो शोज कर रहे हैं वो हम सब बना चुके हैं और सारे हमारे ट्रैक्स हो चुके हैं, तो एकता तो ऐसी आई एम श्योर मस्ट बी सो हाई कि उसके सारे शोज ही अब बन रहे हैं। अगर आप देखो हमने कुसुम बनाया उसी जैसा हमने पीवीआर बनाया, और आज जो नंबर 1, मेरे को किसी ने बोला कि वो शो भी काफ़ी सिमिलर है, जो आपका विद्या करके जो शो आज नंबर 1 है, वो भी सिमिलर ही लाइंस पे है। एक लड़का जो मैकेनिक है या कुछ करता है और एक लड़की जो उसको टेम करी है। तो देखिए स्टोरीज तो वही है अक्रॉस द वर्ल्ड, वही स्टोरीज है। उसका पैकेजिंग अलग हो जाता है, उसकी कास्ट बदल जाती है। बट आपको ये बोलना कि आज के डेट में जो स्टोरीज बने हमने नहीं बनाई, शायद हमने 99.9% स्टोरीज तो बना ली होंगी ना। अगर हमने 100 शोज बनाए हैं, 100 शोज में आपके 25 ट्रैक होते थे पर स्टोरी, तो 10-10 साल चले हैं, तो हमने तो सब कुछ कर ही लिया है। बट वही है कि आज कौन सा साइड ट्रैक मेन ट्रैक बन गया और कहानी बन गई है, वो देखने की बात है। ओके, क्या कमी आप मानती हैं यहाँ पे कि पाकिस्तानी शोज़ हमसे बेटर कर रहे हैं और उनके शोज़ हमसे ज़्यादा हिट हो रहे हैं इवन इन इंडिया? देखिए एक तो वो लोग फाइनाइट शोज बनाते हैं जो इंडिया में आजकल हम लोग नहीं बना रहे। हम लोग वीकली शोज बनाते नहीं, तो वो लोग क्या फुर्सत में बनाते हैं। उधर ठहराव चलता है, यहाँ पे थोड़ा ड्रामा चलता है, तो ऑडियंस बेस आपकी पूरी अलग है। और होता क्या कि जो आपकी देख रही है वो डिजिटल ऑडियंस है। अगर आप यही शो टेलीविजन में डाल के अगर आप FTA में लेके जाएंगे तो शायद ये इतने नंबर्स नहीं लाए। आप उनके नंबर्स की बात करें जो यूट्यूब पे इसको देख रहे हैं, तो डेफिनेटली ऑन यूट्यूब अगर आप बोलेंगे तो थोड़ी मैच्योर ऑडियंस है, थोड़ी अर्बन ऑडियंस है। लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको कि यार कि उनको अपनी शुरुआत पता है और उनको अपनी एंडिंग पता है? हमारे वाले शोज़ जो हैं इनकी कोई एंडिंग ही नहीं है, और यहाँ पे एक ट्रैक अगर उस पर TRP आ रही है या अगर उस पर लोग अगर उस शो को पसंद कर रहे हैं या उस एपिसोड को पसंद कर रहे हैं, तो वैसे हमने 30 और बना दिए। बट देखिए वो तो फॉर्मेट का डिफरेंस है ना। जब हमने भी वीकलीज बनाए थे, हमने कोशिश एक आशा बनाया था, हमने हम 5 बनाया था, ये सब फाइनाइट शोज थे जहाँ पे हमें डेफिनेटिव बिगनिंग और एंड पता था। और बाकियों ने भी बनाए थे, अगर आप देखेंगे खिचड़ी, साराबाई वर्सेस साराबाई, सब ने फाइनाइट शोज बनाया, तो वो भी उसी मॉडल पे होते थे और बहुत ही ब्रिलियंट शोज होते थे। इनफैक्ट आज की डेट में वो वेब सीरीज हो सकते सारे, क्योंकि वो इतने अच्छी तरह से बनाए गए थे। बट लेकिन आप ऐसा मानते हैं कि उनके ड्रामाज हमसे ज़्यादा बेटर हैं? मैं बेटर तो नहीं उन्होंने क्यों इतना ग्रो कर लिया टीवी में? नहीं देखिए वही तो मैं बोली ना कि हम वो एक वो होता है ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। आप उनके पास जाइए, उनको हमारे शोज अच्छे लगते हैं। मैं आज भी जाती हूँ, मुझे बोलते हैं यार क्योंकि कैसे करा, एक प्रेरणा, उनको सब पता है। नहीं, हमारे पास में टीवी बहुत हमारा स्ट्रांग हुआ करता था। ऐसा मैं ऑडियंस की भी से बता रहा हूँ कि हमारे पास में कॉस्मेटिक हुआ करता था, कहीं तो होगा, और कुमकुम, और आपने कई सारे आपने शोज़ बनाए, मतलब जो लेजेंडरीज कैरेक्टर्स जो हैं। लेकिन इस वक्त जो है लोग हमारे टीवी से ज़्यादा लोग उनके टीवी शोज़ को ज़्यादा फॉलो करते हैं।
बट वो सिर्फ आपकी अर्बन ऑडियंस है, क्योंकि जब यही सेम टीवी शोज और हमारे जो टीवी शोज जो आ रहे हैं मतलब वो जो 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में वो आके कब आ रहे हैं और कब चले जाते हैं। इवन लोगों को कैरेक्टर्स के नाम भी नहीं पता होते हैं, लोगों को ये भी नहीं पता होता कि उस शो का हिस्सा कौन है या उस कैरेक्टर को कौन प्ले कर रहा है, लोग भूल जाते हैं। तो देखिए वो तो मैं इस चीज़ का मैं क्रेडिट डिसक्रेडिट ऑडियंस के रिटेंशन टाइम को दूंगी, क्योंकि आजकल लोगों के पास इतना पेशेंस नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, रील के ज़माने में आप 40-40 मिनट के अगर एपिसोड दिखा रहे हैं तो वैसे ही लोगों को लगता है कि यार इसी चीज़ को शॉर्टकट में देख लेती हूँ मैं। तो और जो आप कंटेंट बोल रहे हैं पाकिस्तान टीवी का, वो यहाँ पे इंडियन ऑडियंस यूट्यूब पे देखती है। यूट्यूब ऑडियंस और टेलीविजन ऑडियंस बहुत अलग है। हमने एज अ चैनल अतरंगी में फिरंगी में मैंने टेलीविजन पे ये शो प्ले किया था, तो इसके नंबर्स नहीं आते थे। तो हमें लग रहा है कि ये ऑडियंस को बहुत वो लग रहा है, जब आप इसको सेम टीवी में डाल के आप इंटीरियर्स में लेके जाएंगे तो उनको नहीं रेजोनेट हुआ, उनको लगा ये क्या दिखा रहे हैं, उनको अपना ही डेली सूप मसाला देखना था। तो ये मीडियम का फर्क है, जिसकी वजह से वो शो बनाया किसी और इंटेंशन से, हम किसी और इंटेंशन से बनाया जाए। तो टाइम टाइम की बात है। ऑफकोर्स हमें वो आज भी अच्छा लगता है। अगर आप मुझे बोलो आई विल चूज दैट ओवर एनी डे, क्योंकि एक फाइनाइट है, आपने स्टोरी देखी खत्म। बट उनको आप बोलो जो रेगुलर देखना चाह रहे हैं, जिनके लिए चाय पानी बिस्किट है, उनको ये देखना और उनको लंबा देखना है। उनको नहीं चाहिए अनुपमा अभी कहीं जाए, उनको चाहिए अभी अनुपमा उनके लाइफ में। ओके, क्या टीवी में नेपोटिज्म है, लगता है आपको ऐसा? नहीं नहीं, टीवी में तो बिल्कुल नेपोटिज्म नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है नेपोटिज्म के आसपास भी। ओके, नहीं कई सारे लोगों का ऐसा मानना है कि यार कि टीवी में ना ग्रुप्स चलते हैं कि अगर आप किसी प्रोड्यूसर के फेवरेट हैं या अगर आप किसी मेकर्स के अगर फेवरेट हैं तो आपकी एक्टिंग कम भी होगी ज़्यादा भी होगी तो भी आपको काम मिल जाएगा। देखिए टेलीविजन में तो आपको फ्रेशनेस चाहिए ही चाहिए। ऐसा बहुत रेयरली हुआ है कि एक टेलीविजन चैनल ने एक लीड को 3 बार एक बैक टू बैक शोज में दिखाया, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आपको हर टाइम बैंड पे आपको अलग एक्टर चाहिए। आज मेरा शो बंद हुआ तो मैं कल उसको दूसरे शो सेम चैनल पे नहीं ले सकती। तो चैनल ऐसा तो कोई फेवरेटिज्म नहीं है। हाँ, अगर आपका मतलब आज मैं अगर सोनी में शो बना रही हूँ, बंद होता है और मेरे को आपने बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं दिया एज एन एक्टर और आपसे मुझे बहुत नंबर्स मिले हैं और आप मेरे सक्सेस का रेशियो, तो वाई नॉट, वो तो कहीं पे भी हम करते हैं। आप देखेंगे हम किसी बाहर भी किसी वेडिंग प्लानर के पास जाते हो, वो अच्छा करता है तो हम उसी को रेकमेंड करते हैं ना दूसरी शादियों के लिए। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गिव एंड टेक रिलेशनशिप, वो किसी भी लाइन में होता ही है। ओके, क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं आज के वक्त में कौन सा वो ऐसा एक्टर है जो आपको लगता था कि यार कि ये जो एक्टर जो है जिसने सक्सेस देख लिया, जिसने सब कुछ देख लिया, लेकिन आज भी वो एक्टर वैसा का वैसा ही है जैसा आपने स्टार्टिंग में देखा था, जो आपके वक्त में जो होगा? शब्बीर, हितेन तेजवानी, ओके, ये दोनों तो मुझे बिल्कुल मतलब off कितना भी स्टारडम देख लिया लेकिन ये इनमें कोई चेंज नहीं आया। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं आया। सुपर। आज भी वैसे के वैसे ही है वो। मतलब हितेन तो मुझे लगता है कि मैं उसको जो 2000 में मिली थी कभी सौतन कभी सहेली में, और आज मैं देखती हूँ चाहे वो फिल्म कर रहा चाहे वह, बिल्कुल सेम है, नॉट 1% डिफरेंस। किसके अंदर डिफरेंस देखा है आपने? बाकी तो सब एक्टर्स में आ ही जाता है यार, मतलब थोड़ा बहुत तो आएगा ही ना। सबसे ज्यादा किसने रुलाया है? रुलाया, आई थिंक सबने टाइम टाइम टू कहीं ना कहीं तो रुलाया ही है। ओके, जैसे कि मैंने कहा कि एक एक्टर नहीं था, बट कसौटी एज अ सेट हैड अ लॉट ऑफ एक्टर्स का प्रॉब्लम, गर्ल्स हो बॉयज़ हो, लड़ाइयाँ हो, इको टसल हो, बट शो जितना उसमें लड़ाई होती थी उतना मेरा शो सक्सेसफुल। तो मैं कभी उसके ज़्यादा गहराई पे नहीं जाती थी लड़ाई क्यों, क्योंकि मेरे शो के नंबर्स आ रहे होते थे। कैसे मिले थे आपको उस वक्त सुजैन? सुजैन का एक्चुअली मेरे को बिल्कुल भी मिस याद है, बट वो हमारे लिए एक शो करा था दूरदर्शन का, हमारे लिए बालाजी में, और वहीं से एकता ने बोला उसको यहाँ पे लेने के लिए। ओके, तो सुजैन की ऐसी हुई थी एंट्री उसमें। इनफैक्ट सुजैन मेरे ख्याल अनुराग के अलावा मैंने उन्हें किसी चीज़ में और देखा ही नहीं है। मेरे लिए आज वही अनुराग, और उसके बाद वो कुछ कर ही नहीं मेरे हिसाब से। आई एम श्योर ही मस्ट हैव डन समथिंग, बट वो अनुराग ही रहे। उन्होंने शायद बहुत टाइम ब्रेक भी ले लिया टेलीविजन से। कई सारे एक्टर्स ऐसे हैं ना कि मतलब जिन्होंने अपने टाइम पे शोज करे हैं, लीड करे हैं, देन उसके बाद में दे आर नोवेयर, लोग भूल गए हैं अभी उन्हें, लोगों को याद भी नहीं है कि मतलब कब इन्होंने कोई कैरेक्टर किया हुआ था। बट लेकिन फ्यूचर ना और बेटर हो सकता था। लाइक एक एग्जांपल देना चाहूँगा, सुजैन, इन्होंने बहुत हिट कैरेक्टर दिया। अनुराग बासु, मतलब वो हर जगह, मैंने खुद वो शो बहुत ज़्यादा फॉलो किया हुआ, बट मैंने खुद वो सुना शो देखा उन्होंने हुआ एक शो करा था बाद में, बट वो अनुराग के मोल्ड से निकल नहीं पाए। मतलब लोगों ने उन्हें एज अ अनुराग ही देखा, तो वो कुछ और री इन्वेंट नहीं कर पाए। मेरे ख्याल वो बीच में वो गैप उनको नहीं लेना चाहिए था। ही शुड हैव जस्ट गॉन फ्रॉम अनुराग।
बहुत सालों टीवी से मिसिंग रहे. क्या रीजन था उनका चेंज होने का, उनका रिप्लेस होने का? He wanted to just leave the show at that time. रीजन? Whatever the, maybe he was not able to cope with the stress and the tension which was there. So see, we don't really intervene into what it is. कि अगर वो हमें बताएंगे पर्सनली कि मुझे पिक्चर मिल रही है कुछ, तो मैं समझती हूँ. अगर वो आके बोल रहे हैं कि मुझे नहीं करना, मेरा मेंटली आई एम नॉट हियर, तो आई कांट पुट हिम इनटू मतलब इंसैनिटी के ऐसा उसमें. हुआ था उस वक्त? जी, उन्होंने बोला था कि उनको नहीं अभी जम रहा, उनको नहीं समझ आ रहा कि ये करना है. तो काफ़ी डिस्कशन के बाद हमने कॉल लिया था कि हम हितेन को लाएंगे एज. तो कई बार लोग पर्सनल रीज़न से आते हैं, तो उसमें हम लोग कुछ डिबेट नहीं कर पाते. हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं रुक जाओ, हम उनका वेटिंग पीरियड लंबा कर सकते हैं. बट अगर वो बिल्कुल फर्म हो जाते कि नहीं हमें छोड़ना ही है, बिल्कुल हमसे झेला नहीं जा रहा फॉर वट एवर रीज़न, तो दे डोंट पुट द एग्जैक्ट रीज़न आउट देयर. और हमारे लिए भी डिबेट करना डिफिकल्ट है. हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप रुकिए रुकिए रुकिए, आप पे शो चल रहा है, आप हटोगे तो ये हटेगा. हम सारे अपने रीजंस रख देते हैं, बट कई बार वो नहीं अग्री करते, तो फिर यू हैव टू लेट गो. क्या कर सकते हैं, वॉर पे थोड़ा चले जाएंगे उनसे. आपके लिए उनको छोड़ना इजी था उस वक्त? सी इजी तो नहीं था, ऑडियंस बिकॉज यार ऑलरेडी मतलब वो कैरेक्टर को बहुत ज्यादा प्यार दे रही है. देखिए, हम ये उस टाइम पे आया था जब हम लोग ऑलरेडी मिहिर को बदल चुके थे और रौनक ले आए थे. तो हमें इतना तो पता था कि अगर कि audience कैरेक्टर accept क्लिक कर कर लेगी. जाए तो क्लिक हो जाए. तो कई बार नहीं क्लिक करता तो नहीं एक्सेप्ट करते. लेकिन हुआ क्लिक? भाई हमने देख लिया था कि क्लिक हो गया, बट हम फिर भी कभी उसको ऐसे इजी नहीं लेते थे. जैसे आप बोल रहे ना, आज एक्टर बोलते हैं कि बस हमें रिप्लेस कर दे. कोई ऐसे इजीली नहीं करता. सबको पता है कि उसका रिस्क क्या है. आज आप एक नंबर 1 पे बैठे हो, आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क है. आप कुछ भी हिलाओ, वो होता है ना कि आपका चेस का टेबल सेट है और आज मैं एक वो बीच में से प्यादा हटा के चोरी कर लूँ, तो आपका पूरा गेम हिल गया ना. कभी ऐसे देखा आपने कि गेम चल रहा है, मैं एक हटा दूं कि नहीं अभी भी वही गेम चलेगी? कैसे वही गेम चलेगी? आपका प्यादा यहाँ से हटा तो यहाँ से ये पूरी चाल मेरी बदल गई, यहाँ बदल गई. तो ईजी कभी कुछ रहता नहीं है. ऐसा लगता है दूसरे को बहुत इजीली हमने बदल लिया. हम सारे पैतरे ट्राई करते टू कीप देम, बट अगर जब नहीं होता पॉसिबल, तो हमें वो भी एक पता है कि रिस्क एक वो भी है कि हम बदल के भी शायद उसको रेजरेक्ट कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा, क्योंकि खत्म तो उसके बाद भी नहीं होता, उसके बाद बहुत साल चला था. बट ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि ओरिजिनल कास्ट रुके, एंड जितना हम पैशनेट है उतना वो भी पैशनेट हो. जितना हम खट के उसमें रह रहे हैं विद ऑल द प्रॉब्लम्स, आप भी खट के रहिए विद ऑल द प्रॉब्लम्स. बट लोगों के अपने चॉइसेस होते हैं, यू कांट चेंज. और श्वेता का क्या रिएक्शन था उस वक्त जब श्वेता तिवारी को जब मालूम आई पड़ा? थिंक हमारे एक्टर्स बहुत ही प्रोफेशनल हैं, वो तो मैं क्रेडिट आपको दूंगी. मैंने वही बोला कि चाहे लड़ाई हो रही कुछ भी ऑफ स्टैंड, शूट पे जब आते थे आप सीन देख नो, लीजिए. जब उनको मालूम पड़ा कि मैं शो छोड़ना चाहती हूँ या मैं शो से निकलना चाहता हूँ, तब श्वेता ने क्या रिएक्ट किया उस वक्त? कि ठीक है He जाने was दो. okay with the next day with the next same actor. That's why I said professionalism is something. बिल्कुल बातचीत नहीं हुआ करती थी उस वक्त. नहीं, बातचीत तो होती थी, दोनों बहुत topic अच्छे touch दोस्त थे, फिर लड़े सब, फिर दोस्ती हो जाती थी, फिर लड़ते थे. आई थिंक ह्यूमन नेचर की तरह उन लोग के भी सबके अप्स एंड डाउन्स थे. बट जब उसने छोड़ा तो ना किसी ने रेजिस्ट किया, ना किसी ने क्वेश्चन किया. मतलब हमारे इंटरनली वो होता था, बिकॉज आई थिंक मे बी पीपल नो इंटरनली, एक्टर्स को पता होता होगा ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. वो हमसे शेयर नहीं करते. इक्का दुक्का किसी ने बोला होगा कोई सपोर्टिंग कास्ट ने कि क्यों जा रहे हो, बट मेन कास्ट ने कभी कुछ नहीं करा. बट क्या लगता है एक्टर्स क्यों बिगड़ जाते हैं सक्सेस मिलने के बाद में? सी बिगड़ता कोई नहीं है, बट वही है कि थोड़ा सा एक वो आ जाता है एयर की, मतलब हम में है वो चीज़ कि हम यही चीज़ कहीं और जाके इसको और बड़ा कर सकते हैं. ओके. तो उस पर वो उनका पर्सनल, जैसे कि मैंने कहा कि हर एक जन सक्सेस को अलग तरह से डील करता है. और कोई इनके humility अलावा से करता और है. किसमें देखा आपने ये एयर? सिजान में आई डोंट थिंक एयर था कि मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि उसने हमारा छोड़ के कहीं और नहीं करा, तो उसका तो आपने रीजन बोला ही ना, बिल्कुल लेकिन अलग मतलब था. उन्होंने किया लेकिन वो अनुराग से बाहर नहीं आ पाए. मेरे को ऐसा सुनने में आया कि उन्होंने शो बहुत साल बाद कुछ और करा, बट लोगों ने अनुराग ही देखे. जी. और मुझे तो वो शो भी नहीं पता, तो आपको पता होगा कि वो ज्यादा दिन नहीं चला होगा शायद, या नहीं उतना पॉपुलर हुआ होगा. उनका एक शो आया, वो था सोनी पे भी. जी, तो वही मैं बोल रही हूँ कि उसमें नहीं वो आइकॉनिक बन पाए. हमें तो नाम ही नहीं पता, उस ना शो का पता है ना कैरेक्टर का. तो डेफिनेटली वो जो मार्क अनुराग ने छोड़ा था वो ये कैरेक्टर नहीं छोड़ पाया. पर एक्टर्स देखिए, बहुत, मैंने वही कहा कि बहुत एक्टर्स छोड़े, बहुत एक्टर्स वापस भी आ जाते थे, बट वी यूज्ड टू बी ओके विद इट. अब जैसे मोनी ने भी हमें छोड़ा था, प्राची ने भी हमने छोड़ा, कई को तो हमने ही प्रमोट किया. मृणाल छोड़ के गई थी, बट सब ने अच्छा करा. तो ऐसा हमने कोई ग्राउज लेके नहीं बैठा. आज भी हम लोग सब कॉर्डियल हैं, किसी के साथ हमने पिक्चर करी है कोई हमारे, तो सब हमारे दोस्त है. तो हर चीज़ नेगेटिविटी से नहीं होते, कई बार पॉजिटिव से भी करा जा सकता है चीज़. करेक्ट है. ओके. कौन से शो से आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, जो आपको लगता था यार कि ये शो ना बहुत ज़्यादा वर्क करेगा, और उसने वर्क नहीं किया वैसा? काव्यांजलि. ओके. मतलब वो ऐसा था कि हमने उसमें ऑलमोस्ट 3 बड़े महारथी एक्टर्स डाले थे, बेस्ट टीम थी, बेस्ट राइटर्स थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो क्लिक ही नहीं करा. मैंने वही कहा ना, कई बार टाइमिंग और डेस्टिनी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कहाँ कमी रह गई वहाँ पे, क्या लगता है?
हम कभी ऐसे पिन पॉइंट नहीं कर पाए कि क्या एग्जैक्टली उसमें थी, क्योंकि हम बेस्ट कास्ट ले आए थे। मतलब अमृता सिंह को फिल्म से ले आए थे, इसमें आपके सुष्मिता जी थी, नवनीत निशा, मतलब यू नेम इट, सारे बड़े एक्टर्स थे, बेस्ट राइटर्स थे, बेस्ट क्रिएटिव्स थे। बट कई बार कुछ नहीं क्लिक होना था ना, वो नहीं ही होता। आप उस पर एक टांग पे खड़े हो जाइए, चाहे उल्टा सर पे खड़े हो जाइए, नहीं चलता। तो उस पर हमने जितनी एनर्जीज डाली, वो उतना हमारे को बैकलैश उसका मिला। और क्या ज़्यादा मुश्किल होता है, क्रिएटिव डायरेक्टर बनना या प्रोड्यूसर बनना? आई थिंक प्रोड्यूसर होना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। वो लगता है इजी जॉब, बट इट्स वेरी टफ टू बी अ प्रोड्यूसर। ओके, लगता है आपको ऐसा कि कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, लोगों तक वैसे डिलीवर नहीं हो पाया जिस तरह से जो आपका विजन था शो को लेकर? देखिए, जो मेरा क्रिएटिव विजन था वो तो 100% डिलीवर हुआ। एंड फॉर्चुनेटली वो शो जब मैं बना रही थी, तभी मैंने चैनल से पूछा था कि ये रेटिंग के गेम में तो नहीं आता ना। उन्होंने मेरे को पहले ही फाइनाइट शो दिया था 100 एपिसोड का। तो हमें कॉन्शियसली पता था कि हमें इसमें रेटिंग के कंपटीशन में नहीं जाना। ऑफ कोर्स चैनल उस प्रेशर में कहीं ना कहीं आ ही जाता है, बट जो शो बनाना था, जो क्रिटिकल अक्लेम उसे मिला और जो कास्ट उसमें जुड़ी थी, मतलब इम्पेकेबल। मतलब मैं बहुत प्राउड हूँ कि मेरा डेब्यू प्रोडक्शन वो था। लेकिन लगा नहीं यार शो को और आगे बढ़ाना चाहिए था? बट आप लता आशा जी की बायोपिक बना रहे हैं, आप क्या बनाओगे? आप ड्रामा तो ऐड नहीं कर सकते ना। उनकी स्टोरी एक पॉइंट पे जाके एंड हो जाती है, तो आपको उधर तक तो एंड करना ही था। आप बिगनिंग वगैरह में प्ले कर सकते थे, बट जेन्युइनली नहीं क्योंकि कर सकते जनरली थे। हम ऐसे देखते हैं, अगर आप किसी की बायोपिक भी बना रहे हो तो आप वो अलग अलग नए नए मुद्दे ढूंढ ढूंढ के लाते नहीं, लाते। अगर आप बायोपिक बना रहे पहली बात तो आप टेलीविजन पे नहीं बनाएंगे, आप फिल्म पे बनाएंगे। और अगर आप इंस्पायर होकर बना रहे तब तो फिक्शन हो गया। क्योंकि तो आपने फिक्शन आप अपने कहीं शो भी, को लेकर ऐसे बोला है कि यार कि हम टीवी पे ना हमने फिल्म वाला काम किया हुआ है। बिल्कुल। मेरी आवाज़ एक आज एक वेब सीरीज़ है जो आप फिल्म में डाल सकते हैं। बट सिर्फ वो नहीं, आप पुराने टेलीविजन शोज भी उठाइए जो दूरदर्शन के टाइम पे थे। जो कंटेंट और क्वालिटी था वाज इम्पेकेबल। मतलब वो फिल्में और वेब ही हैं। उस टाइम पे वेब ही बनता था टीवी पे, पर फिर टेलीविजन बदल गया। ऑब्वियसली डेली बनने लगे, 10 चैनल आ गए, 10 पे आपको 10-10 शोज चाहिए, तो 100 शोज आपके टेलीविजन पे एट अ टाइम चल रहे हो, तो ऑब्वियसली मास प्रोडक्शन तो होएगा ही ना। ओके, आपने कहा कि प्रोड्यूसर बनना ज़्यादा मुश्किल है, जी, बताना चाहेंगे इस बारे में थोड़ा? देखिए, एज अ प्रोड्यूसर बहुत कुछ आपके ऊपर राइड करता है। मतलब फाइनेंशियल तो ये लास्ट चीज़ है उसके लिस्ट में। एक आपको रेलिवेंट होना, चैनल में रहना। जैसे आप बोल रहे रेटिंग नहीं आ रही, आपको वो प्रेशर की, अच्छा आपने 100 एपिसोड प्लान करे, 50 में बंद हो रहा है, तो काफ़ी मेंटल प्रेशर भी है अपार्ट फ्रॉम इट। एंड टू बी सक्सेसफुल, बिकॉज आपका एक शो चल गया तब तो आपको 10 मिल जाएंगे। पर अगर आप फॉर गॉड फॉरबिड आपका एक शो नहीं चला, तो आपको वापस वो प्रोसेस पूरा ग्राइंड शुरू करना है 10 लोग के आगे जाके कि यार आप फेलियर हो, वापस आप सक्सेस दे सकते हो। तो मुश्किल तो है काफ़ी। ओके, और टीआरपी गेम को लेकर क्या कहना है आपका, क्या मानना है इसके ऊपर? कहीं ना कहीं आई थिंक ये शोज जो बंद रहे खुल रहे सब टीआरपी चल रहा है। आप कितना भी आप उसको फाइट करो, आप फाइट नहीं कर सकते। वही आपका बाइबल है, उसी को आपको फॉलो करना है। उसी की वजह से आप रहेंगे या नहीं रहेंगे। टीवी पे कास्टिंग काउच है, लगता है आपको ऐसा? हमारे पास तो कभी नहीं था भाई। हम एकता कपूर कभी की मिले कोई कंपनी में लोग थे। आपको ऐसे जो कास्टिंग काउच के बारे में जो बातें करते हुए नजर आए हैं, या आपको कोई केस उन्होंने बताया हो या कोई बात उन्होंने कही हो? ऑफ कोर्स बताते थे। लोग बोलते थे कि कास्टिंग काउच होता है, कटबैक्स होते हैं कि आप इस इधर पैसे दो तो यहाँ मिलेगा। और हम लोग आउटराइट बोल देते थे कि आपको अगर हमारे कंपनी से कहीं पे भी आ रहा है ना, आप सीधे डायरेक्ट फ़ोन उठा के हमें कर दीजिए। क्योंकि हमारे सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फॉर्चुनेटली बालाजी में कभी नहीं होता था, क्योंकि एकता बहुत एक्सेसिबल होती थी। ऐसा नहीं था कि वो उस बिल्डिंग में बैठी और कोई उसको दिख नहीं सकता था। नीचे शूट होती थी और ऊपर एकता होती थी। आते जाते एकता को सब छोटी सी प्रॉब्लम लेके भी आ जाते थे। तो फॉर्चुनेटली जहाँ मैं थी वहाँ ऐसा नहीं था। बट मैंने इंडस्ट्री में सुना है कि है, बहुत है। लोग मेरे पास आते हैं कि अरे हमें तो कास्टिंग बोलते हैं, ये करो वो करो। तो मैंने कहा वो तो आपका पर्सनल चॉइस है ना। देखो हमारे पास भी 10 ऑप्शन आते हैं, क्या हम वो चूज़ करते? नहीं। सबसे वेird केस क्या सुना है आपने जो कास्टिंग काउच को लेकर किसी ने आपको बताया हो? खैर मैंने ज़्यादा मूवीज़ का सुना है जहाँ पे लोग बोलते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो आपको तो पता ही है कि डायरेक्टर के साथ, मतलब ये कौन ऐसे बात, किसके से हिम्मत होती है बात करें? मुझे वो लोग जानने हैं कि आप ऐसे बैठ के समझा रहे हो एक एक्टर को कि आप समझ रहे हो ना कि वहाँ पे ही होता है। तो मतलब या फिर तो आप खुद चापलूस हो, या आपने कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया है एक्टर को भी और उस डायरेक्टर को भी। आप ये स्टोरीज कर रहे हो, मतलब ये आप ये दिखाना चाह रहे हो कि आपकी इतनी अच्छी सेटिंग है कि आपको वहाँ की गंदगी पता है और आप यहाँ से यहाँ किसी को भी चिपका दोगे। तो ये मुझे बहुत कॉन्डिसेंडिंग बट लगता आपको था ऐसा एज अ लगता है कि वुमन। कहीं ना कहीं लॉन्ग रनिंग में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें वर्क नहीं करती हैं? बिल्कुल भी नहीं करती है। आप खुद ही बोल रहे हो, जब आप बोल रहे हो कि सोशल मीडिया नहीं वर्क करता, हाउ विल दिस वर्क? ये तो शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन है ना, कि या फिर तो कोई किसी का फायदा उठा रहा है, या फिर कोई एक बिल्कुल स्पर्ट के लिए मिल रहा है। अगर आपको रेगुलरली उससे काम मिल रहा है तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। मतलब वो आपका किसी ने फायदा उठाने के लिए कुछ कर दिया, आपको लॉलीपॉप दे दिया और आपने खा भी लिया लॉलीपॉप, और आपको लग रहा है कि उसका
आपको पूरा लाइफ टाइम के लिए आपका सेटल हो जाएगा, तो बहुत बड़ी गलत फहमी है। आप टैलेंट की वजह से यहाँ पे हैं, उसी की वजह से रहेंगे और उसी की वजह से आप आगे जाएंगे लाइफ। और किस चीज़ से नए एक्टर्स को बचने की ज़रूरत है, वो क्या है? आई थिंक ये जो सोशल मीडिया फैड है कि आपको वहाँ पे पॉपुलर होना और अपने क्राफ्ट पे काम नहीं करना, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। मुझे लगता है आज आप वर्कशॉप्स करिए, आप एक्टिंग करिए, रादर देन कैसे आपको कौन से प्रोजेक्ट में कहाँ दिखना है टू बी पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया। आई थिंक ये एक चीज़ उनको थोड़ा बैलेंस आउट करना चाहिए। अगर आपको सोशल मीडिया स्टार बनना है डेफिनेटली आप वो करिए, बट अगर आपको एक्टर बनना है आप अपने क्राफ्ट को नहीं छोड़ सकते। आप वहाँ तो प्रैक्टिस करिए, आप सिर्फ वो करते रहेंगे तो यहाँ पे कैसे आपको प्रैक्टिस मिलेगा। और जो आज के एक्टर्स हैं उनको क्या एडवाइस होगी आपकी? सी हर चीज़ का एक वो होता है। आज अगर मैं गेम खेलती हूँ, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मुझे नहीं लगता मैं ऐसे ही उठ के किसी टूर्नामेंट में चली जाऊंगी कि अरे मैं तो बहुत 30 मार खानूँ क्योंकि 15 साल पहले मैं बहुत अच्छा खेला था। इतना कंपटीशन है फेयर्स कि मुझे रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ता है, हफ्ते में 5 दिन, कि आज मैं किसी कंपटीशन में अप्लाई भी कर सकूं। क्योंकि एक मुझसे 25 साल उम्र के लोग कम खेल रहे हैं, मेरे से बेटर खेल रहे हैं, मेरे से ज़्यादा उनको बेटर पॉसिबिलिटीज़ उनको मिली हैं। मुझे उन सब से कम्पीट करके एक लेवल पे पहुंचना है। सिमिलरली आप एक्टर हैं, एक रोल के लिए 200 लोग हैं। अगर आप सोशल मीडिया में पॉपुलर, चलिए समझिए आप शॉर्टलिस्ट हो गए, पर आज जब आप वो लुक टेस्ट दोगे पर आप उसमें परफॉर्म नहीं करोगे, आपको क्या गारंटी लग रहा है कि आपको चूज करा जाएगा ओवर 5 जो अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं। तो आपका अगर क्राफ्ट एक्टिंग है तो उस पर आप रेशो 80% रखिए। ये नहीं मैं बोल रही सोशल मीडिया छोड़ दीजिए, 20% वहां रखिए कि आप रेलिवेंट हो। पर अगर आप सोशल मीडिया में हो और आप वो स्पॉटिंग और ये करें तो आप वो करिए, क्योंकि उसमें मेरे को आपका एक्टिंग नहीं एक्सपेक्ट करें। उसमें आप कुछ बिना एक्टिंग करे भी कुछ 2 कम करेंगे तो यू आर ओके, बिकॉज आप उसी के लिए जाने जाएगा, आपको उसी के लिए पैसा मिला जाएगा। पर आप चाह रहे हो कि वो सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी, क्योंकि मैं इतना पॉपुलर, मैं एक्टिंग नहीं करूंगा, मेरे को वो तो बहुत अच्छी आती है, ये आपकी गलतफहमी। क्योंकि आप सस्टेन नहीं करोगे, आप रिप्लेस हो जाओगे, आपको हटा दिया जाएगा। चलो हमने गलती से ले भी लिया, मैं पूरा ट्रैक लड़की पर डाल के उसको एक और लड़का लवर दिखला दूंगी। मेरे पास बहुत टैक्टिक्स है टू ओवरकम माई ओन शॉर्टकमिंग। से फॉर एग्जाम्पल मैंने पॉपुलैरिटी से ले भी लिया, पर अगर आप वहां पे नहीं करोगे परफॉर्म तो बाय बाय। मेरे कोई वो नहीं ऑब्लिगेशन कि मेरे को आपके साथ पूरी जिंदगी काटनी है। लेकिन क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि इनके पास फॉलोअर्स हैं और जो एक मिथ है कि ये तो मेरे साथ में काम करेंगे, वो सिर्फ एक मिथ ही है। देखिए चांस आपको मिलेगा, मैंने वही बोला बोला, आपका है मौका पे चौका। आपने पॉपुलैरिटी अपनी कर ली और आपको पता है आपके पास चांस आने वाला है, आप अपनी जान लगा दीजिए, नॉट फॉर पॉपुलैरिटी बट फॉर द क्राफ्ट। अगर आपको एक रोल मिल रहा है आप अपनी जान लगा दीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि मौका पे चौका, क्या पता आपका परफॉर्मेंस और काम इतना, मेहनत इतना काम आ जाए कि आपकी वो दोनों चीज बैलेंस हो जाए। पर अगर आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे कि नहीं मेरी पॉपुलैरिटी, मैं तो आऊंगा यार, मैं स्क्रीन पे आते ही मैं तो छाना ही छाना है क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे चाहता हूँ, ये गलत फहमी है। क्योंकि डेफिनेटली कई लोग उससे लेते, मैंने आपको डिनाई नहीं किया कि उस पॉपुलैरिटी से हम नहीं लेते, बट आपका शेल्फ लाइफ कितना होगा वो आपका काम डिफाइन करेगा। आप शेल्फ पे आ गए बट आपकी शेल्फ लाइफ क्या है वो आपका काम डिफाइन करेगा, वो कुछ और नहीं डिफाइन कर सकता। अगर आपने सीन में आके हलवा करा है तो मैं नहीं करूंगी आपके साथ सीन। और थैंक यू सो मच निवेदिता जी, हमसे बात करने के लिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप आपने भी हमारे साथ में कॉन्वर्सेशन को एंजॉय किया हो। थैंक यू सो मच इतने सारे पुराने यादों को वापस लाने के लिए। आज बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें याद आने वाली है जब जैसे जैसे आपने कैरेक्टर्स के नाम इंट्रोड्यूस करे हैं ना, जिस तरह से आपने बुलाए हैं, आज कई सारे लोग कमेंट करेंगे अरे ये हम जी जी जी। इनफैक्ट पुराने वाले सब लोगों को आज भी हमें जब मिलते हैं, मेरे मतलब मदर्स और वो साले एज में, वो आज भी बोलते हैं कि बेटा वो उस जैसा कोई नहीं था। तो एक तरह से सेंस ऑफ प्राइड है कि हमने वो आइकॉनिक कैरेक्टर्स बनाए जो आज शायद लोगों को नाम से नहीं याद रहते। इनफैक्ट जो आपको याद है वो भी वो शोज है जो 7-8 साल चले, चाहे अनुपमा है चाहे वो तारक मेहता है। अभी आपको मैं बोलूँ कि इस 3 महीने में कौन से शोज आए, आप बताइए मुझे कोई कैरेक्टर जो आपको याद हो। करेक्ट है, तो कोई नहीं याद है। तो वो एक प्राइड तो है कि हमने हिस्ट्री के साथ हम जुड़े, कि हमने सास बहू सागा शुरू किया, खत्म किया और सक्सेसफुली बनाया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।